नमस्ते। आज टर्न द बस में हमारे पढ़ने का लक्ष्य हम आपको पहले शुरू करते हैं, फिर बताते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। प्रजातिकरण आज हम पढ़ेंगे, माने स्पीसिएशन, तथा हम पढ़ेंगे आज सजातीय अंग और अनुरूप अंग, माने होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्पीसिएशन जैसे प्रजातिकरण बोला था आपने, इतना सब लिखा पड़ा है। मैं आपको अच्छी सी एक स्टोरी समझाता हूँ, आपको उससे समझ आएगा जो इनमें सब लिखा हुआ है आराम से। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था अभी हमने पढ़ा था बीटल्स से। ठीक है, मैं डॉट से बनाऊंगा बीटल्स। एक लाल बीटल थे, ठीक है, और इस एग्जाम्पल में हम सोचते थे ग्रीन की तथा हरा की बात करते हैं। ठीक है, और एक हरे बीटल, ठीक है। अब नई स्पीसीएशन, एक स्पीशीज, नई स्पीशीज बेसिकली वो होती है, एक स्पीशीज अलग तब बोली जाती है अगर वो दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन ना कर सके। ठीक है, यौन प्रजनन ना कर सके। तो अब जैसे हमने इसमें देखा कि लाल था, वो लाल जो था हरा हो गया। बट अगर अभी भी, अब क्या है, ये हमने बस एक छोटी सी जंगल की बात करी। अब सोचिए एक बहुत बड़ा ऐसा माउंटेन है, ठीक है, वहां एक छोटा सा जंगल है, सिर्फ वहां पे ऐसा हुआ है, हर जगह नहीं हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ। तो इधर जो लाल वाले होंगे, जो इधर लाल वाले बीटल होंगे, अगर वो कोई कौवाई उठा के उसको यहाँ पे लेकर आ गया ग्रीन बीटल के पास, तो इन दोनों के बीच में अगर यौन प्रजनन हो सकता है ना, इन दोनों के बीच में यौन प्रजनन हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग स्पीशीज नहीं करनी। पर अगर अलग स्पीशीज बनानी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अलग स्पीशीज बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज, एक तो है कि, रुकिए, दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक तो है कि यहाँ पे सपोज हरा वाला है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है लाल वाला। यहाँ पे लाल वालों का ग्रुप है, एक बड़ा सा ग्रुप है लाल वालों का। यहाँ पर है हरा वाला। अब जो हरे वाले हैं वो अपने में यौन प्रजनन करते रहेंगे, और जो इनके ज्यादातर होंगे ये हरे वाले ही हैं। और जो लाल वाले हैं वो लाल के बीच में यौन प्रजनन करते होंगे, तो लाल वाले। अब क्या होता होगा, कभी कभी थोड़े से जो सपोज हरे या लाल दोनों, जैसे मैं हरे की एग्जांपल लेता हूँ, वो अकेला चलते 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 इतना दूर चल के लेकर आ गया लाल वालों के पास, या फिर कोई कौवा उसे बाय चांस उठा के, कौवा लेके उसे लाल वाले के पास लेकर आ गया। तो इन दोनों के बीच में क्या कहते हैं, अभी भी यौन प्रजनन हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब क्योंकि ये दोनों काफी अलग तरीके के हैं, तो विभिन्न है, तो इनकी यौन प्रजनन से जो निकलेंगे बच्चे, उनमें अलग तरीके की विभिन्नता आएगी। ठीक है, तो उनमें कुछ ऐसी विभिन्नता आ सकती है कि बहुत अलग सी विभिन्नता आ गई, कुछ ऐसी विभिन्नता आ गई जिस वजह से ये जो तीसरी तरीके की आई, ये ना ये इसके साथ कर सकती है यौन प्रजनन, ना इसके साथ। तो ये अपने में एक अलग से एक स्पीसीज बन गई। पहला तरीका ये है, इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, जिसको मैंने बताया था आनुवंशिक उपवाद, आनुवंशिक अपवाद कहते हैं। ठीक है, कि अचानक बहुत बड़ा चेंज हो जाए जिसकी वजह से वो एक अलग स्पीशीज बन जाए। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, ये बहुत बड़ा चेंज होता है अचानक से, छोटे से छोटे से टाइम में बहुत बड़ा चेंज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट या आनुवंशिक अपवाद। ठीक है, अब ये हटाता हूँ, पहला एग्जाम्पल ये दे दू। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा नेचुरल सिलेक्शन का। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का। तो उसमें क्या होता है, रुकिए मैं आपको बताता हूँ नेचुरल सिलेक्शन में होता क्या है। तो नेचुरल सिलेक्शन में, माफ करिए, नेचुरल सिलेक्शन या फिर उसको बोले प्राकृतिक चयन जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन और प्राकृतिक चयन या फिर आनुवंशिक अपवाद, ये दो चीजें होती हैं जिसकी वजह से नई स्पीशीज बन सकती है। एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी होती है, बट बाद में बताऊंगा। तो तीन होती है, एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है, एक होती है नेचुरल सिलेक्शन जिसको हम प्राकृतिक, एक अप्राकृतिक चयन होता है जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं। एक नेचुरल सिलेक्शन होती है जो आसपास का नेचर करता है, उसको हम कहते हैं प्रकृति करती है आसपास की, तभी प्राकृतिक चयन कहते हैं। और तीसरा होता है आनुवंशिक विचलन, जिसको जेनेटिक ड्रिफ्ट करते हैं, जो बहुत बड़ा चीज छोटे से टाइम में, उसे आनुवंशिक उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक चयन होता है उसमें क्या होता है, अब सोचिए, ये दो, इसके बीच में एक बड़ी सी
बड़ी सी एक रिवर आ गई, ठीक है, पानी का दलदल आ गया, कुछ आ गया। तो अब क्या हुआ कि अब ये हुआ कि जो ये हरा वाला है, ये हरा वाला यहाँ से जा नहीं सकता, ठीक है। अब बहुत सालों के बाद सोचिए, ऐसे जैसे 10,000 साल हो गए, ठीक है। तो 10,000 साल के बाद क्या होगा? 10,000 साल के बाद छोटी छोटी, जो मैंने कहा था आपको, डीएनए कॉपिंग में चेंजेस आती रहेंगी और यौन प्रजनन की वजह से चेंज होती रहेगी। तो ये जो हरा वाला होगा, ठीक है, और एक ये हरा वाला है और ये लाल वाला है, ठीक है, और बीच में मैंने जैसे कहा था पानी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में इतना चेंज हो जाएगा कि हरा वाला जबकि पहले 10 दिखता होगा, अब सपोज ये कुछ ऐसी चेंज आ गई हो कि इसमें ऐसा दिखता हो हरा वाला, ठीक है, कुछ ऐसा प्राणी बन जाए, और जो लाल वाला है उसके कुछ पैर वैर आ जाए, ठीक है, वो ऐसा प्राणी बन जाए। तो इतने 10,000 साल में, 10,000 साल में इतना चेंज हुआ कि ये पूरा छोटी छोटी चेंजेस से इतना चेंज हो गए। और अब अगर ये पानी क्रॉस करके भी यहाँ पे आएगा तो इन दोनों के बीच में यौन प्रजनन जो है वह नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था जेनेटिक ड्रिफ्ट की, अचानक ऐसा चेंज हुआ कि जो नया बच्चा बना वो ना माता ना पिता दोनों की तरह नहीं था, और ये बहुत बड़ा चेंज हुआ छोटे से टाइम में। दूसरा हमने अभी एग्जाम्पल देखा जो था प्राकृतिक चयन में, कि छोटी छोटी चेंजेस सालों साल बहुत लंबे टाइम के बाद फिर ऐसे, क्योंकि अलग अलग थे, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस जिसको कहते हैं, कि इतना दूर थे, अलग थे, सेपरेटेड थे, तो इतनी चेंजेस आ गई कि अब 10,000 साल के बाद वो जब एक दूसरे के साथ अगर मिल भी गए तो यौन प्रजनन उनका न हो सका। अब यौन प्रजनन दो वजह से ना हो सका, ठीक है, आपको ये काट के नहीं, दो वजह की वजह से नहीं हो सका। एक तो कोई ऐसा चेंज आएगा, जैसे मैंने कहा था इंसानों में 46 डीएनए होते हैं। अब सोचिए कि इसमें सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ, सोचिए इसमें इसमें शुरू में दोनों के पास 10 डीएनए, ठीक है, 10 डीएनए थे, दोनों के पास 10 डीएनए थे। अब ऐसा कुछ छोटा डीएनए कॉपिंग में चेंज होता रहा इतने सालों तक कि 10 की जगह इसके पास 18 डीएनए हो गए और इसके पास 12 डीएनए। अब दो जानवर या दो बीटल जिनके डीएनए इक्वल ना हो, उनके बीच में कभी भी यौन प्रजनन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो डीएनए है, डीएनए की कॉपी इतनी चेंज हो गई, डीएनए की कॉपिंग इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती लगी कि जो क्रोमोसोम्स थे, जो क्रोमोसोम्स मैंने आपको बताए थे, वह अब एक दूसरे के इक्वल नहीं रहे, वह एक दूसरे के इक्वल नहीं रहे, ठीक है। तो इस वजह से यौन प्रजनन ना हो सके। दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर जो लड़की जानवर हो, जो फीमेल या माने लड़की जानवर हो, वो देखिए कि ये जो लड़का है, जो ये लड़का है, आ, दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा जानवर जो अब अलग स्पीशीज बन चुका है, तो वह उसके साथ यौन प्रजनन करेगी ही नहीं, क्योंकि उसने उसको कभी देखा ही ना। तो अगर लड़की या लड़का जो इस तरीके के जानवर होते हैं दूसरे पास आए यौन प्रजनन करे तभी होना, बट ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो आसपास ही नहीं आते। जैसे आप सोचिए, आपने कोई शेर देख लिया और आपने कोई डियर देख लिया, और ठीक है, तो वो अगर शेर आएगा तो खाना चाहेगा ना उसको, वो यौन प्रजनन न करना चाहेगा। तो इस तरीके का होगा कि उन दोनों के फिर आगे बच्चे हो ही नहीं सकते, तो इस वजह से अलग स्पीशीज बन जाती है। तो ये दो कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने स्पीसीएशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं था। अब थोड़े क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, एक सेकेंड दीजिए मेरे को। तो चलिए, ये प्रश्न का आप मेरे को बताइए कि आपके ख्याल से क्या होना चाहिए उत्तर। क्या क्या भौगोलिक पृथक्करण माने जियोग्राफिकल डिस्टेंस की, अगर बहुत दूर दूर हो, अलग अलग हो, ठीक है, स्वपरागित स्पीशीज, स्वपरागित स्पीशीज माने कि जो सेल्फ पॉलिनेटिंग, जो अपने साथ, जैसे मैंने पौधों का बताया था, पौधे के बाद कुछ स्टिग्मा पोलन होता है, ठीक है, तो वो अपने साथ ही क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। जो मेंडल में मैंने आपको बताया था F1 जनरेशन में अपने सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके पौधों जो होते हैं उनके जाति उद्भव का प्रमुख कारण का प्रमुख कारण हो सकता है, मतलब कि जो सेल्फ पॉलिनेटिंग जो ऐसे पौधे हों, वो अगर एक दूसरे से दूर भी हों तो उससे क्या नई तरह की स्पीशीज बन सकती हैं? क्यों क्यों नहीं? देखिए, इसका आंसर मेरे ख्याल से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये एक दूसरे से दूर भी हो, अगर ये एक दूसरे से दूर भी हो बहुत सारी
बहुत सारी इनके बीच में जगह भी हो, बट इन्होंने तो अपने आप में ही मतलब स्वपरिगित स्पीसीएशन, मतलब स्वपरिगित अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन ही करना है ना। तो जो इनके अपनी क्रोमोसोम्स है ये वही सेम टू सेम रहेंगी ना, क्योंकि ये किसी और से किसी, ये एक तरीके का क्या कहते हैं यौन प्रजनन है, पर ये डीएनए इसमें मिक्स नहीं हो रहा ना दूसरे वाले उसका, तो इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट होने का कम चांस है। और दूर हो भी होंगे भी तो अपने आप में करते रहेंगे, तो चेंज होने का चांस कम है। पर पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये लंबे समय के लिए एक दूसरे से दूर हो, तो हाँ पॉसिबिलिटी है कि छोटी छोटी चेंजेस नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा आए और इससे एक तरीके की स्पीसीएशन हो जाए। ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं इसमें, हाँ भी ना भी। अगर छोटे टाइम में देखो तो ना, बट लंबे टाइम में छोटे चेंजेस आते रहेंगे। छोटे टाइम में इसलिए चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि दोनों सेम टू सेम है, अब वो अपने अंदर ही पॉलिनेशन कर रहे हैं तो कुछ चेंजेस होंगे नहीं, सेम टू सेम बच्चे आते रहेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन माने जो बैक्टीरिया है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनसे हो सकता है? इनका भी सिमिलर आंसर है कि छोटे टाइम में नहीं होगा क्योंकि सेम टू सेम है, थोड़ी चेंजेस आएंगे, बट लंबे टाइम अगर रहोगे तो फिर चेंजेस ऐसे आएंगे कि नए नए बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के अगले टॉपिक पे फिर चलते हैं। तो आज का अगला टॉपिक है विकास एवं वर्गीकरण माने क्लासिफिकेशन। तो मैं आपसे पहले ये चीज पूछना चाहूंगा कि लक्षण क्या होते हैं, अभिलक्षण क्या होते हैं। ठीक है, लक्षण मैंने बताया था आपको ट्रेट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसको विशेषताएं या फिर अभिलक्षण कहते हैं। ठीक है, तो अभिलक्षण होते क्या है ये देखिए, एनसीईआरटी ने लिखा है ब्राह्मणा, आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ किसी चीज का फॉर्म या फंक्शन, कुछ ऐसा कुछ काम करता हो या एक कुछ ऐसा शेप या कलर हो जो सिर्फ उसके पास हो, जैसे सिर्फ पौधे जो है फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, इंसान नहीं कर पाते, तो एक तरीके का अभिलक्षण है जो पौधों के पास है। ठीक है, तो ये वाली बात हुई। अब एक सेकेंड रुकिए, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। क्षमा करिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे होमोलोगस तथा एनालोगस ऑर्गन्स की। ठीक है, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, आपको हिंदी में होमोलोगस और एनालोगस बताऊं तो हिंदी में समजात अभिलक्षण जो होते हैं उनको होमोलोगस कहते हैं, और समरूप अभिलक्षण जो होते हैं उनको एनालोगस कहते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको कि पहले मैं बताता हूँ क्लासिफिकेशन कैसे करना है। ठीक है, अब समझिए ये आप हैं, ठीक है, ये आपकी, ये आप हैं, ये आपकी बहना है। ठीक है, और ये आपका सोचिए फर्स्ट कजन जो मतलब आपके मामा का या आपके ताया जी का या आपके चाचा चाची की बेटी या बेटा है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आप और आपकी बहन, अब ऑब्वियसली आप और आपकी बहन जो है आपके माता पिता से आए होंगे। ठीक है, आपके माता पिता से आप दोनों आए हैं, आपके माता पिता से आप दोनों आए हैं, और जो आपका भाई या बहन हो तो चाचा चाची या ताया ताई या मामा मामी से आए हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे, और ये फर्दर ये ताया आपके और आपके पापा जो हैं वो आपके दादा या दादा की तरफ से आए होंगे, दादा और दादी की तरफ से आए होंगे। ठीक, तो आप ये देखते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे कि जो आपके और आपकी बहन के बीच में जो अभिलक्षण है वह ज्यादा होंगे कंपेयर टू आपके और आपका पहला कजन के बीच में अभिलक्षण कम होंगे। आपके और आपके पहले फर्स्ट कजन के बीच में भी अभिलक्षण होंगे जरूर, बट कम होंगे कंपेयर टू आपका जो असली का भाई या बहन है। और अगर आप और सेकंड दूर कजन, सेकंड कजन देखेंगे जो लड़का या लड़की जो भी हो, तो आप देखेंगे कि आपके और उसके बीच में अभिलक्षण और ज्यादा कम है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जिन लोगों का जितना जितना जो दो प्राणियों का अभिलक्षण ज्यादा होता है उसका मतलब वह ज्यादा एक दूसरे से पास है। पास है मतलब कि वह थोड़े टाइम पहले ही किसी और तरीके की जीव से वह प्राकृतिक हुए हैं। ठीक है, वो थोड़े टाइम पहले। अब यही अगर आप देखें, अब जैसे दो लोगों के बीच में जिसमें अभिलक्षण कम है, ठीक है, जिनके बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स कम है या जो सिमिलैरिटीज है, जो चीजें थोड़ी थोड़ी सिमिलर लगे वो कम है, तो उसका मतलब कि आप दोनों जो है आप
बहुत पहले वाले टाइम में एक किसी ओरिजिन से आए थे बट अब दूर हो चुके हैं। तो जितना आप दूर जाते रहेंगे आपके बीच में अभिलक्षण जो है, सिमिलैरिटीज जो है वो कम होती रहेंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिमिलर अभिलक्षण है वो कम होते रहेंगे। बट आप जितना पास हैं, जैसे आप सोचो इंसान हो गए और ये मंकी या चिंपैंजी हो, ये पास है, इनके पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, बाल हैं, ऐसे क्या कहते हैं, थोड़ी मुंह से आवाज कर सकते हैं, आंखें हैं, नाक है। तो ये इनके पास काफी सिमिलर अभिलक्षण है। तो ये अभी रिसेंटली मतलब एक दूसरे से पास है और ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, बट आप यही अगर आप इंसानों को लेंगे और सपोज आप सोचिए आप लेते किसी छिपकली को, तो चेंज है ना, इतना आप सिमिलर नहीं हो ना, तो मतलब आप पहले के टाइम से एक दूसरे से ओरिजिन हुए थे बट अब दूर हो। जितना आपके पास सेम अभिलक्षण होंगे उतने आप पास होंगे, और जितना दूर अभिलक्षण होंगे उतनी वो दो जो स्पीशीज हैं वो दूर होंगी, उतना अलग होंगी एक दूसरे से। ठीक है, तो इसके साथ अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन्स की। ठीक है, एनालोगस और होमोलोगस, एनालोगस माने समरूप और होमोलोगस माने समजात। ठीक है, अब सोचिए मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। जैसे एक ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे अच्छा एग्जांपल दिया, आपको इससे समझाता हूँ। जैसे आप देखिए, ये है मेंढक, ये है छिपकली, ये है मानव, ये है पक्षी। अब आप देखेंगे इन सबका एक हाथ जो है ये काफी सिमिलर है। ठीक है, इससे ये पता चलता है इनके अभिलक्षण सिमिलर है, मतलब ये जो है ये एक दूसरे से काफी क्लोज हैं, ये दूर नहीं है। ठीक है, इन सबको हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। होमोलोगस मतलब कि क्या बोलना चाहता हूँ कि ये सेम नहीं है। ठीक है, एक से आपको बेटर वे में समझाता हूँ। ये माना कि होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो पास वाली जो चीजें होती है, देखिए सबका डिफरेंट है ना, ये देखिए ऐसे आ रहा है, ये सीधा है, ये टेढ़ा है, ये और टेढ़ा है। ठीक है, तो ये आपको मैं दिखाना चाहता था। इसका मतलब ये है होमोलोगस ऑर्गन्स वह ऑर्गन्स होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं आ, आ, वो वह ऑर्गन्स होते हैं जो स्ट्रक्चरली मतलब अंदर से सेम हो, उन सेम ऐसे हाथ जो है उनके हाथ ही हैं, बट इनका काम अलग अलग है। जैसे मेंढक जो है ये कूदने के लिए यूज करता है, पक्षी जो है ये उड़ने के लिए यूज करती है, मानव जो है हाथ चलने के लिए नहीं यूज करता, चीजें पकड़ने के लिए यूज करता है, छिपकली जो है वह जमीन पे ऐसे चलती है। तो इवन दो ये सेम है इनकी चीजें अंदर से, बट ये यूज जो है इन्हें फंक्शनली, फंक्शन मतलब जो काम करते हैं, ये अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो सिमिलर तरीके के जो जानवर हो, पर उनमें टाइम ऐसे लंबे टाइम के बाद क्या होता है, लंबे टाइम के बाद वो सिमिलर अंदर से स्ट्रक्चर सेम हो बट वो काम अलग अलग के लिए होता है। एक जैसे जमीन पे चलने के लिए है, इंसान जैसे हाथ पकड़ने, चीजें पकड़ने के लिए हाथ यूज करता है, जो पंछी है वो उड़ने के लिए करती है, जो मेंढक है वो कूदने के लिए करता है। तो ये जो होते हैं ये सारे होमोलोगस ऑर्गन होते हैं कि ये होते पास पास के जीव हैं, बट टाइम के साथ इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, बट टाइम के साथ ही अपने वो हाथ कोई अलग चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई अलग चीज के लिए कर रहा है, कुछ अलग चीज के लिए, तो इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। ये एक तरीके से डाइवर्ज हो रहे हैं, इनका अंदर से स्ट्रक्चर सेम है बट ये काम अलग अलग के लिए, तो इनको होमोलोगस कहते हैं। तो अगर होमोलोगस ऑर्गन्स है, इसका मतलब ये होता है कि जो वो जिन जिन भी जानवरों में होमोलोगस ऑर्गन्स एक सिमिलर है, इसका मतलब है एक दूसरे के ज्यादा पास है, मतलब उनके बीच में अभिलक्षण ज्यादा एक दूसरे से सिमिलर है। ठीक है, एक होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। तो होमोलोगस ऑर्गन अगर मेरे को आपको एक डायग्राम से समझाना हो, इसका मतलब ये होगा कि एक पॉइंट से लोग सिमिलर अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं। जो सिमिलर से एक जैसे लगने वाले जो प्राणी होते हैं वो टाइम के साथ, वह टाइम के साथ अलग अलग चीज करते हैं। जो एनालोगस होते हैं वो इनका उल्टा होता है, वो होते हैं जो अलग अलग प्राणी होते हैं। एनालोगस का मैंने आपको क्या बताया था, एनालोगस होता है समरूप, होमोलोगस होता है समजात। ठीक है, एनालोगस होता है जो अलग अलग तरीके के प्राणी, अलग अलग, जैसे बैट हो गया, बर्ड होगी। ठीक है, तो मैं अभी समझाऊंगा क्या होता है। तो ये इनका अंदर से स्ट्रक्चर अलग होता है बट ये काम सेम करता है। जैसे
अगर आपको मैं अगला पेज करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो जैसे मैंने बताया, आप देखिए ये एक चमगादड़ और एक पक्षी के हाथ है। अब आप देख सकते हैं कि इनके हाथ काफी अलग से हैं, ठीक है, बहुत अलग है। जबकि हमने इंसान, एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स के हाथ देखे थे। एम्फिबियंस को हम हिंदी में बोलेंगे जल स्थलचर, रेप्टाइल्स को बोलेंगे हम सरीसृप। सरीसृप, रेप्टाइल्स, एम्फिबियन, स्थलचर, पक्षियां, और इंसान जो होते हैं ये होमोलोगस, मतलब आसपास होते हैं। ये एक तरीके से स्तनधारी के चार पैर होते हैं इनके, तो ये एक दूसरे के काफी पास, मतलब सिमिलर होते हैं। बट जैसे चमगादड़ हुआ, ठीक है, चमगादड़ हुआ और एक पक्षी हुआ। तो चमगादड़ जो है एक तरीके का मैमल है, और पक्षी जो है वो बर्ड है, ठीक है। तो आप देखिए इनका अंदर से ये काफी डिफरेंट है, बट दोनों का काम सिमिलर है। काम क्या है, ये उड़ने के लिए, उड़ने के लिए यूज करते हैं। आप यहाँ पे देखिए लिखा है कि आ, उसकी जो चमगादड़ की बात करें, कि हम ये देखते हैं कि चमगादड़ के पंख जो मुख्यतः से गिरती उंगली की मध्य की त्वचा से फैलने से बना होता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलाव से बना है, जो पूरे से ढकी रहती है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, जो चमगादड़ अलग है और पक्षी अलग है, ये अलग अलग है, पास नहीं है एक दूसरे के, पर ये जो काम करते हैं इनका हाथ, वो सिमिलर काम करता है। क्या? उड़ने का काम, उन्हें उड़ना है तो उड़ने का काम करते हैं। जबकि अंदर से ये देखिए कितना डिफरेंट है। तो इसको हम कहते हैं समरूप, इसको हम कहते हैं समरूप, समरूप, ठीक है, एनालोगस। और होमोलोगस जो इससे पहले बताया था, समजात अभिलक्षण कहते हैं, इसको हम कहते हैं समरूप अंग कहते हैं। समरूप अंग मतलब एनालोगस ऑर्गन, और समजात अंग मतलब होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब अगले वीडियो में, धन्यवाद।